बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ एसके ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ले रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपका कवर करूँगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मतलब व्हाट डू यू मीन, डिफरेंट डिफरेंट जो भी अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज है उसको हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग पहले वो समझ लेंगे। सो आपका लेक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई जस्ट वांटेड टू से यू दैट जब भी आप अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंट सब्जेक्ट जब भी पढ़ रहे हो, just keep in your mind that you are having your own business and you are preparing the books of accounts for your own business. So आप अगर उस माइंडसेट से करोगे तो आपको अकाउंट्स करना बहुत इजी लगेगा और बहुत मज़ा आएगा करने में। तो आप लोग को वो माइंडसेट सेट करके चलना है। ओके, सो हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे। द फर्स्ट वन इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने आप लोग को बता दिया था कि इन अकाउंट्स whenever we are preparing the accounts of our business, we are recording economic transaction. Economic transaction मतलब any transaction in which money plays a role, exchange of goods or service against money. तो आप लोगों को ये चीज़ याद है होगी। तो उसके बेसिस पे आपकी दो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती है, द कैश ट्रांजेक्शन एंड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन मतलब जिसमें इमीडिएटली कैश पे हो रही है या कैश रिसीव हो रही है। इन द सेंस आप अभी जैसे आपने कुछ भी गुड्स परचेज किए, सपोज मैं गया एक शर्ट की शॉप पे, मैं एक गारमेंट्स की शॉप पे गया, वहाँ पे मैंने दो शर्ट्स ली और मैंने उनको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। सो दिस विल बी टर्म्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। अगर वही सिचुएशन में मैं उनको बोलता हूँ कि एक काम कीजिए, मैं आपको आफ्टर 15 डेज पेमेंट करूँगा, और वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है आप मुझे आफ्टर 15 डेज पेमेंट करना, बिकॉज वो मुझे जानते हैं और एल्स उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई करके रखा है, तो वो बोलते हैं चलो ठीक है आप मुझे 15 डेज बाद पेमेंट करना। सो दैट विल बी टर्म्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अगर कैश अभी इमीडिएटली कैश पेमेंट हो रहा है, सो उसको हम लोग कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और गुड्स एक्सचेंज, गुड्स को हम लोगों ने दे दिया है या सर्विस हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है या ले ली है, बट कैश जो ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी रिसीवेबल और पेबल इन फ्यूचर, सो दैट विल बी टर्म्ड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज इंस्टेंटली रिसीव्ड और पेड इन टर्म्स ऑफ इज टर्म्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। तो आप लोगों की कैश इमीडिएटली या इंस्टेंटली कैश, सामने वाले को कैश मिल रही है या तो आप पे कर रहे हो, बात तो वही हो जाएगी, या तो पेबल होगा या तो रिसीवेबल होगा, तो उसको हम कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एंड अगर वो चीज़ ट्रांजेक्शन अभी हो चुकी है, मतलब गुड्स और सर्विस अभी आ चुके हैं या परचेस या सेल हो चुका है, बट जो कैश है वो अभी रिसीवेबल होगा या फ्यूचर में पेबल होगा या रिसीवेबल होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है दैट इज कैपिटल। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। आप लोग जब भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने अभी भी इसके पहले भी बताया कि बिजनेस में क्या होता है, ओनर इज हैविंग एन सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस इज हैविंग एन सेपरेट एंटिटी। तो बिजनेस की अलग एंटिटी है और ओनर की अलग एंटिटी है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन है तो ओनर कुछ भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब एनीथिंग विच इज ब्रॉट बाय द ओनर इन बिजनेस विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 10 लाख रुपीज़ कैश इन्वेस्ट किया, मेरे पास एक मशीनरी पड़ी थी तो मैं वो 3 लाख की मशीनरी लेके आया, मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा था तो मैं 40,000 का कंप्यूटर लेके आया, मेरे पास कुछ एक और व्हीकल पड़ा था तो वो मैं 1,60,000 का वो व्हीकल लेके आया। तो मैंने क्या किया, बिजनेस में अपने पर्सनल असेट्स और मैंने कैश लेके आया। तो एनीथिंग विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मैं ओनर हूँ बिजनेस का, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो एनीथिंग विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। तो हम लोग ये इसमें आप लोगों का वही चीज़ लिखा हुआ है, कैपिटल इज द मनी और असेट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस, या तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और टू एक्सपांड द बिजनेस। 3 साल 4 साल से आपका बिजनेस चल रहा है, अब आपको बिजनेस को और एक्सपांड करना है, आपको कुछ अलग ब्रांच खोलनी है या XYZ
आपको बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने जो आपके पास पर्सनल कैपिटल है वो आप बिजनेस में लगा दे रहे हो, तो दैट इज एडिशनल कैपिटल, तो आप उसको भी क्या क्या बोलोगे, कैपिटल। ओनर, इसके नीचे मैंने उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है, दैट इज एज ओनर इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, एनीथिंग विच ही विल बी गिविंग, or we can say which owner will be investing in terms of money, furniture or furniture machinery which will be used by the business will be termed as capital। कुछ भी ओनर बिजनेस में ला रहा है, और उसका ही मैंने नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखा है कि ए स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग अ कैश ऑफ ₹5 lakh, दैट 5 lakh इज will be termed as capital, and Mr. A that is the owner of a business। और कैपिटल आप लोगों के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। एक्चुअली दिस इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, वो आप आगे पढ़ोगे। सो ये आपको कैपिटल मतलब क्या होता है, जो बिजनेस में ओनर पैसा या कोई भी असेट लेके आया वो। होप यू ऑल विल बी क्लियर विद दिस। ड्राइंग्स, जैसे बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट हो रहा है तो वो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस से कुछ भी ओनर अगर विड्रॉ कर रहा है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। बिजनेस से ओनर कुछ भी विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज़, मतलब वो कैश विड्रॉ कर रहा है या गुड्स वगैरह लेके जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। सपोज किसी का एक अच्छा सा स्टोर है, सपोज लेडीज़ का कुछ गारमेंट का स्टोर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें से उसने अपने फैमिली के लिए, मतलब उसने अपने घर पे जो उसकी सिस्टर है या उसकी वाइफ है, उसके लिए वो बिजनेस में से 3 अलग अलग ड्रेसेस लेके आया। तो वो 3 अलग अलग क्या लेके आया, प्रोडक्ट लेके आया, तो वो अपने घर पे जो लेके आया दैट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। तो ऐसा कुछ भी ओनर विड्रॉ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल पर्पस, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। तो वही आपका मैंने इधर इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, एनीथिंग विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। इट कैन बी गुड्स और मनी यूज फॉर पर्सनल यूज। और एग्जाम्पल में लिख दिया है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ए हैड विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹15,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। सो मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ बिजनेस, और उसने जो गुड्स विड्रॉ किया दैट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। सो हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अब आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी वर्ड से आपको पता चलता है कि यू हैव टू पे समथिंग, मतलब आपको कुछ ना कुछ बिजनेस में पे करना है इन फ्यूचर। तो आपकी लायबिलिटी की मीनिंग ही वो है कि एनीथिंग विच बिजनेस इज लायबल टू पे इन फ्यूचर। बिजनेस को कुछ भी फ्यूचर में कोई भी पर्सन को, कोई भी थर्ड पार्टी को कुछ भी पैसा देना है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी दो काइंड ऑफ हो सकती है, उसके बेसिस पे, मतलब उस रिलेशन बेसिस पे भी होती है और टाइम बेसिस पे भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बेसिस पे, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और टाइम बेसिस पे दैट इज नॉन करंट एंड करंट। तो हम लोग लायबिलिटी पहले पढ़ते हैं रिलेशन बेसिस पे। रिलेशन बेसिस पे आपकी 2 लायबिलिटीज है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या, कि लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, जो आप बिजनेस का ओनर है उसके लिए जो भी लायबिलिटी है, मतलब बिजनेस की उसके ओनर के लिए जो भी लायबिलिटी है, दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी, जो आप जिसमें एग्जांपल ले सकते हो कैपिटल। और मैंने यहाँ लिखा हुआ इसके लिए है क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए इजी रहे। सो मैंने सबको एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, सो आप लोग उसके बेसिस पे भी देख सकते हो। और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब आपकी कोई भी बिजनेस की कोई भी लायबिलिटी है जो थर्ड पार्टी रिलेटेड है। थर्ड पार्टी इन द सेंस आपने किसी से गुड्स परचेज की है, जैसे मैंने आप लोग को आगे पहले समझाया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो आपने किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की है, तो आपको उस पर्सन को फ्यूचर में कुछ अमाउंट पे करना है, तो दैट विल बी थर्ड पार्टी लायबिलिटी। कोई अदर पर्सन है, बिजनेस का कोई पर्सन नहीं है, अदर देन बिजनेस का पर्सन है, तो दैट इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सो दैट विल बी एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी। तो हमने जो 20,000 परचेज किया है, जो मेरे को बी को पे करना है इन फ्यूचर, सो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। और जो बिजनेस में खुद ओनर ने इन्वेस्ट किया, दैट विल बी टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट आप लोगों का आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे है, तो उसमें द फर्स्ट वन इज नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब एनी लायबिलिटी विच इज ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। आपको इतना याद रखना है कि नॉन करंट बोला जाए तो दैट इज ऑफ मोर देन 12 मंथ्स,
और आपको करंट बोला जाए तो दैट इज ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। नॉन करंट मतलब मोर देन 12 मंथ्स, करंट मतलब लेस देन 12 मंथ्स। तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी क्या है? कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आप फ्यूचर में पे करोगे बट दैट होल्ड्स अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, वो आपको 12 महीने बाद, मतलब चाहे वो 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसी कुछ पे करना है। और ऐसी लायबिलिटीज ज़्यादातर क्या होती है कि हम लोन वगैरह कुछ बोरो कर रही है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यूनियन बैंक से जाके 5 लाख रुपीज़ का लोन लेके आया फॉर 3 ईयर्स, तो मेरे को 3 साल बाद उस बैंक को लोन वापस रीपेमेंट करना है। तो वो क्या हुआ, 12 मंथ से ज़्यादा की लायबिलिटी हो गई, मतलब 3 साल बाद पे करना है। सो दैट विल बी मोर देन 12 मंथ्स। तो इसके लिए वो हो गई नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैंने इधर एग्जाम्पल लिखा है, लोन ऑफ 10,000 बोरोड फ्रॉम यूनियन बैंक फॉर 5 ईयर्स। तो आपने 10 लाख का लोन बोरो किया यूनियन बैंक से 5 ईयर्स के लिए, तो दैट विल बी टर्म्ड एज नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब क्या, कि जो भी लेस देन 12 मंथ्स हो। लेस देन 12 मंथ्स के लिए मतलब आप जो रेगुलर पेमेंट्स करते हो, रेगुलर पेमेंट इन द सेंस आपका कुछ सैलरी वगैरह, किसी को कोई एम्प्लॉय को सैलरी पे करना बाकी है, जैन फेब का कोई सैलरी है आपका पे करना बाकी है, आप मार्च में पे कर रहे हो, सो आप दैट विल बी योर लायबिलिटी, दैट इज करंट लायबिलिटी, बिकॉज वो 12 मंथ्स के लेस में ही सेटल होने वाली है। आपको कोई क्रेडिटर को पे करना है, भाई क्रेडिटर से आपने कुछ गुड्स परचेज किए, आफ्टर 3 मंथ्स आपको कुछ क्रेडिटर को पे करना है, सो दैट विल बी करंट लायबिलिटी। मैंने उसका एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स हैड परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ्स। तो मिस्टर एक्स जो एक पर्सन है, उसने अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किए 10,000 रुपीज़ के क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब सामने वाला जो है उसके लिए, मतलब मिस्टर एक्स के लिए सामने वाला क्रेडिटर बन जाएगा, और उसके लिए मिस्टर एक्स के लिए ये जो हो जाएगा, मतलब ये जो 10,000 रुपीज़ हो जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज करंट लायबिलिटी। तो आपको नॉन करंट और करंट लायबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं असेट्स। अब देखो, लायबिलिटी मतलब एनीथिंग विच बिजनेस इज लायबल टू पे इन फ्यूचर। सेम एज मैंने असेट्स के एक बहुत सिंपल इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है, एनीथिंग विच विल बी यूज्ड इन बिजनेस, which will be used in business or can be convertible into cash in future। asset उसको बोलते हैं जो आप बिजनेस में यूज़ करोगे, मतलब कोई asset है जैसे मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैलेंस हो गया, ये सब आप क्या बिजनेस में यूज़ करते हो। तो आप ऐसा कोई भी चीज़ जो बिजनेस में यूज़ करोगे और दैट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इन फ्यूचर, आप उसको सेल करके कैश जनरेट कर सकते हो। आपको 2 साल बाद अगर मशीनरी काम की नहीं है तो आप मशीनरी को बेच दो और आप पैसे जनरेट कर लो, कम रेट में बिकेगी बट एटलीस्ट यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ कैश। तो आपके लिए वो क्या हो गया, असेट। तो असेट यानी कोई भी चीज़ है जो बिजनेस के लिए यूज़ करती है, बिजनेस में यूज़ होती है इन द सेंस कुछ प्रोडक्शन में यूज़ हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, कुछ सर्विसेज में यूज़ हो सकता है, कुछ भी बिजनेस में ऐसी कोई भी चीज़ जो यूज़ होती है। तो आपके माइंड में असेट का एक अभी माइंडसेट क्लियर होगा। अब असेट्स में आपके 3 अलग अलग है, नॉन करंट असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन करंट। नॉन करंट के अंदर 2 है, दैट इज टेंजिबल, इंटेंजिबल, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। करंट, नॉन करंट आपके माइंड में अभी क्लियर हो गया होगा, जैसे हम लायबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि दैट इज मोर देन 12 मंथ्स। सेम एज नॉन करंट में भी आपका वही चीज़ आएगा, द असेट विच इज होल्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स। और करंट में आप लोगों का हो जाएगा लेस देन 12 मंथ्स, द असेट विच इज होल्ड बाय द बिजनेस फॉर लेस देन 12 मंथ्स। जैसे वो स्टॉक वगैरह आएगा वो आप पढ़ोगे नेक्स्ट, आपका इसके बाद वही चीज़ है। करंट असेट्स में आपके 2 है, लिक्विड असेट्स और रियल असेट्स, और फिक्टिशियस असेट इज एक डिफरेंट कंसेप्ट है। सो हम लोग नॉन करंट असेट्स पे चलते हैं। नॉन करंट असेट्स, उसमें मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। नॉन करंट बोले तो आपको याद रखना है मोर देन 12 मंथ्स, करंट बोले तो आपको याद रखना है लेस देन 12 मंथ्स। सो आप लोगों का नॉन करंट मीन्स मोर देन 12 मंथ्स, जिसके अंदर 2 आते हैं, टेंजिबल असेट एंड इंटेंजिबल असेट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल, टेंजिबल मतलब विच यू कैन सी और टच। तो आपका ऐसा जो भी बिजनेस का असेट है विच यू कैन सी और टच, फॉर एग्जाम्पल लैंड, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसे जो भी होते हैं वो आप क्या देख भी सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो आपका, आप मशीनरी,
एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स आप मशीनरी चेंज नहीं करोगे। एक बार आपने बिजनेस में मशीनरी इंस्टॉल करवा दी तो आपकी मशीनरी वही 4 साल, 5 साल, 10 साल वही की वही मशीनरी आपकी चलेगी। सो आप जब भी कोई भी असेट परचेस कर रहे हो, अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज नॉन करंट असेट। उसमें भी अगर उसको आप देख सकते हो या यू कैन टच और दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब वो उसको वो आप कुछ भी टच वगैरह कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट मीन्स क्या, कि एनीथिंग विच यू कांट सी, आप देख नहीं सकते हो और आप टच भी नहीं कर सकते हो, एंड उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट उसकी वैल्यू होती है। उसका एग्जाम्पल हो सकता है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। गुडविल क्या होता है आपको पता है, मार्केट में हर चीज़ का एक नाम है। मैं जैसे बोलूँगा बर्गर तो सबके माइंड में क्लिक हो जाएगा बर्गर किंग, मैं बोलूँगा पिज़्ज़ा तो सबके माइंड में क्लिक होगा डोमिनोज। तो आपको क्या, आप कोई भी प्रोडक्ट बोले ना आपको, तो आपको उसके रिलेटेड बिजनेस याद आता है कि वो यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो उसके रिलेटेड बिजनेस क्यों याद आता है। मैं आपको बोलूँगा कि भाई जीन्स सबसे अच्छी कहाँ की है, सो यू ऑल विल बी से लेवाइस। तो उस बेसिस पे आप लोग जो बिजनेस में कुछ भी एक ब्रांड आपको याद आ जाता है या एक नेम आपको याद आ जाता है, वो उस बिजनेस की मार्केट की वैल्यू है, मतलब उस बिजनेस की गुडविल है मार्केट में। तो वो गुडविल आपको दिखाई देती नहीं है, दिखाई नहीं देती है, बट आप हर एक के माइंड में कुछ ना कुछ क्लियर आउट है। तो हर एक बिजनेस का एक अपनी मार्केट में गुडविल होती है विच यू कांट सी और टच, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल विच यू कैन सी और टच, इनटेंजिबल विच यू कांट सी और टच। टेंजिबल में आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। और इनटेंजिबल में आप एग्जाम्पल ले सकते हो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये 4। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज करंट असेट्स। करंट असेट्स का अगर हम लोग देखें तो करंट असेट्स इज एनी असेट विच इज ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। करंट मतलब आपको याद ही रखना है कि लेस देन 12 मंथ्स, तो लेस देन 12 मंथ्स के लिए जो भी असेट है, जिसके अंदर पहला पहला है लिक्विड असेट। लिक्विड असेट मतलब दैट इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, आप चाहो तब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उसको बोलते हो लिक्विड असेट। और रियल असेट मतलब जिसका प्रेजेंट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। लिक्विड असेट्स का अगर आप एग्जांपल लो तो आप डेटर्स को कभी भी बोलोगे, इन द सेंस कि आप डेटर्स को 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के बाद आपको डेटर्स पेमेंट करने वाले हैं, आप उनको बोलोगे कि आपको कुछ अर्जेंट नीड है और आप 2 मंथ्स बाद पे करो, थोड़ा बहुत कुछ भी डिस्काउंट वगैरह दे के, तो वो 2 मंथ्स के बाद भी पे कर देंगे। मतलब आप उनको कैश में तो कन्वर्ट कर सकते हो फटाफट, तो दैट इज लिक्विड असेट्स। यहाँ अगर बिल रिसीवेबल है, बिल्स वो आप आगे पढ़ोगे कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, तो बिल वगैरह है तो आप उसको डिस्काउंट करवा सकते हो बैंक से, तो दैट विल बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इसके लिए उसको बोला गया लिक्विड। लिक्विड मतलब जो आप कन्वर्ट कर सको फटाफट कैश में। और रियल असेट, रियल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू हो, मतलब आपके बिजनेस है तो बिजनेस में आपका कुछ स्टॉक पड़ा है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रियल असेट्स। जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू हो, मार्केट में आप वो सेल करो तो आपको कुछ पैसा मिले, तो दैट इज रियल असेट। तो रियल असेट्स में आपका आ जाएगा स्टॉक। अब इसके बाद मैं आपका लेके जाता हूँ फिक्टिशियस असेट, जो इस वीडियो के लिए लास्ट कंसेप्ट रहेगा। इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को जो इसकी रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट क्या होता है? एक्चुअली फिक्टिशियस असेट जो है ना, ये असेट नहीं है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, जिसको हम लोग बिजनेस में ईयर बाय ईयर रिटर्न ऑफ करते हैं। तो मैंने इधर उसकी एकदम प्रॉपर स्पेसिफिक टर्म में लिखा है, फिक्टिशियस असेट आर नॉट एक्चुअली असेट बट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ये जो एक्सपेंसेस है ये इनकर किए जाते हैं मोर देन ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के, मतलब आप वो अज्यूम कर सकते हो कि ये 3 इयर्स के होंगे या 5 इयर्स के एक्सपेंसेस होंगे। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूं कि अमिताभ बच्चन है, उसको गुजरात टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि भाई यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुजरात टूरिज्म फॉर 5 इयर्स। तो बिजनेस ने 5 साल के लिए उस बंदे को ब्रांड एम्बेसडर बना के एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्चा कर दिया। अब 3 साल बाद बिजनेस चेंज हो जाता है, बिजनेस की कुछ भी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। तो ये फिक्टिशियस एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं होती है। बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस ने अमिताभ बच्चन को
ब्रांड एम्बेसडर बना दिया तो उसके बेसिस पे बिजनेस ने खर्चा कर दिया 5 ईयर्स के लिए, और वो बिजनेस ईयर बाय ईयर रिटर्न ऑफ करते जाएगा। एवरी ईयर उसका कुछ अमाउंट, जैसे 5 साल के लिए अगर बिजनेस ने 10 लाख रुपए खर्चा किया तो एवरी ईयर कुछ अमाउंट, दैट इज 2 लाख रुपीज एवरी ईयर, बिजनेस एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस शो करके और रिटर्न ऑफ करते जाएगा। तो फिक्टिशियस असेट ऐसे असेट्स होते हैं जो जिसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंस होता है और जो धीरे धीरे करके रिटर्न ऑफ किए जाते हैं। इसमें मैंने एक और एग्जांपल आप लोगों को दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज बेसिकली द एक्सपेंस विच इज इनकर्ड फॉर ओपनिंग द बिजनेस। मतलब आप जब भी बिजनेस खोल रहे हो तो आपको लाइसेंसिंग वगैरह होता है। एक्चुअली ये सब ज़्यादातर कंपनीज फॉर्मेशन में होता है, वो आप धीरे धीरे आगे समझोगे। कंपनी वगैरह ओपन हो रहा है तो उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है या लाइसेंसिंग वगैरह है, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंस इनकर्ड होता है दैट इज टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो आप लोग को फिक्टिशियस एसेट के लिए यही याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है और रिटर्न ऑफ होगा, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 होती है। और जो इस चीज़ पे एक्सपेंस किया जाता है दैट इज टर्म्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब हम लोग फिक्टिशियस असेट पे जो भी एक्सपेंस इनकर करते हैं दैट इज़ ऑफ लॉन्ग टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।